तो ओपन कास्ट माइनिंग और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? कितना दिन बचा हुआ है? आज 2 तारीख हो गया है ना। 2 जनवरी 2023। और एग्जाम कब है? 12 को है ना। 12 फरवरी 2023। मतलब जनवरी का 29 डेज बच रहा है आज छोड़कर, कल से। और प्लस उधर 11। 12वां दिन तो एग्जाम हो जाएगा, मतलब टोटल 40 डेज बच रहा है। सही है ना, 40 दिन ही बच रहा है ना। 40 दिन में कैसे क्या प्लानिंग करना है? एक इसमें दिख नहीं रहा है एक चीज, मैच फैक्टर। जो ओपन कास्ट माइंस में अगर मशीन से कुछ क्वेश्चन बनता है ना, तो पहला है पार्ट्स। पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन बनता है कि ड्रैग रोप किस में होता है, ठीक है ना, क्राउड किस में होता है, बाउल किस में होता है, काउल किस में होता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन, एप्रोन किस में होता है। तब मशीन का पार्ट्स से ओपन कास्ट से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सभी मशीनरी का पार्ट्स जरूर तुम लोग को याद रखना। क्लास में सभी मशीनरी के बारे में बताए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। तो उसका जरूर पार्ट्स याद रखना। और पार्ट्स किसका ध्यान रखना है? थोड़ा ड्रैग लाइन का, कि फेयर लेड किस में होता है, स्क्रेपर, बकेट एक्सकेवेटर के साथ क्या यूज किया जाता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। सीएसएम हो गया। सॉवेल का ज़्यादा, सॉवेल से नहीं पूछने के चांस है। सॉवेल से प्रोडक्टिविटी वगैरह कुछ पूछ सकता है। तो मेन है पार्ट्स का तुम लोग को ध्यान रखना है, कि जितना क्लास में बता दिया गया है, एक बार मशीन जब भी पढ़ते हो ना, पार्ट्स पे तुमको फोकस करना है जरूर से जरूर। क्योंकि क्वेश्चन मैच द कॉलम करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है। सेकेंड में आते हैं तो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन। क्योंकि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन ओपन कास्ट में भी होता है, अंडरग्राउंड में भी पूछ देता है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। तो ओपन कास्ट का प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रैग लाइन का, बकेट टूल एक्सकेवेटर, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, सॉवेल, कहीं से भी उठा के एक प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन में बेस्ट क्वेश्चन का रहने का चांस मान के चलो 99.99% है। क्योंकि अभी तक का जो पेपर है, हर एक साल वहां से क्वेश्चन दे ही देता है उठाकर। या वो अंडरग्राउंड में पूछ देता है कि कितना नंबर ऑफ एचडीएल लगेगा, कितना नंबर ऑफ एलएचडी लगेगा, कि एलएचडी के साथ शटल कार यूज हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस माइनर के साथ शटल कार यूज हो रहा है, तो शटल कार का कैपेसिटी कुछ दे देता है। तो उस टाइप से जो क्वेश्चन अंडरग्राउंड का बनता है, और ओपन कास्ट का जो क्वेश्चन बनता है कि बकेट कैपेसिटी दे देगा, बकेट फैक्टर दे देगा, तो स्वेल फैक्टर, फैक्टर ऑफ स्विंग का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, माइंड में अच्छे से रखना है। तो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन, मैच फैक्टर, और साथ में मैच फैक्टर देख ही लेना है। क्वेश्चन रहने का बहुत ज़्यादा चांस है। स्ट्रिपिंग रेशियो से थ्योरी वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है, और न्यूमेरिकल, दोनों में कोई एक रहने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग रेशियो या ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की, लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो क्या कॉन्सेप्ट था, स्ट्रिपिंग रेशियो वीएसआर क्या होता है, थिकनेस रेशियो क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको भी देखने की जरूरत है। ठीक है ना। स्लोप स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेशन प्लेनर फेलियर के केस में दे सकता है, वेज फेलियर के केस में दे सकता है, और ज़्यादातर चांस है कि प्लेनर का एक क्वेश्चन एग्जाम में देना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि वेज वगैरह दे देगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लेनर फेलियर सबसे सिंपलेस्ट वे में है, तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि दिख जाए तुम लोग को, कि प्लेनर फेलियर डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है। फिर कुछ कुछ जो साइंटिस्ट का नाम बताया, साइंटिस्ट क्या, माइनिंग इंजीनियर का बोलो, टेलर्स वगैरह का जो नाम बताए हुए थे, टेलर्स माइन लाइफ फार्मूला टेलर्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। फिर फ्लोटिंग कॉन मेथड, जो लर्स ग्रोसमैन 2D एल्गोरिदम वगैरह जो था,
तो वो जो मैच द कॉलम एक आता है ना कि नाम इधर हो गया, कौन उसका निकाला हुआ है, कौन उसके बारे में बताया है, और दूसरा किस चीज के बारे में बताया है, वो भी इम्पोर्टेंट वाला चीज है। कुछ कुछ हम क्लास में बताए हुए हैं और कुछ कुछ ग्राफ बताए हुए हैं। थोड़ा सा एक झलक जरूर सबको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ओपन कास्ट से इम्पोर्टेंट चीज इतना ही है। ओपन कास्ट से इम्पोर्टेंट चीज इतना ही है। और इसमें से दो चीज इसमें वीवीआई मार्क किए हुए हैं, ये दो चीज 100 मतलब 99.99 बोले हैं ना, ये बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तुम लोग गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। इससे आ जाए क्वेश्चन, स्कोरिंग है, जो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन का जो हम बता दिए हैं एक बड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूले को सही से लिख देना है वहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, मार्क्स वो अपना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में भी है, रेस्टिंग फोर्स बाय स्लाइडिंग फोर्स। रेस्टिंग फोर्स कैसे निकालना है, स्लाइडिंग फोर्स क्या होता है, डब्ल्यू साइन बीटा, ऊपर में क्या होता है सी ए प्लस डब्ल्यू कोस बीटा 10 फाई करके जो होता है, वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, हो सकता है ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, पानी के साथ डाल देगा, तो पानी का क्या पोर वाटर प्रेशर है, क्या इफेक्ट होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे। हो सकता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे दे, अगर ज़्यादा परेशान करने की जरूरत ना पड़े, ना लगे उसको, खाली देखे कॉन्सेप्ट लड़का कैसा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है सीधा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, या न्यूमेरिकल का चांस उसका है ही। स्ट्रिपिंग रेशियो से पिछले बार ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का आ गया था क्वेश्चन। 30 बार मान के चलो कि हो सकता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो से थ्योरी वाला क्वेश्चन आया है, तो न्यूमेरिकल इस बार स्ट्रिपिंग रेशियो से आ जाए। ठीक है ना, कुछ भी न्यूमेरिकल दे सकता है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का या स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का। तो क्वेश्चन ज्यादातर चांस है कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का ही न्यूमेरिकल देना चाहिए। और एक यहाँ पे छूटा हुआ है, वो चीज हम लिख दे रहे हैं, फ्लोटिंग कौन मेथड। ठीक है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता है। फ्लोटिंग कौन मेथड माइंड प्लानिंग का हिस्सा है, वो यहीं पे कवर बता दे रहे हैं कि एक फ्लोटिंग कौन मेथड कर लेना, मतलब ओपन कास्ट में इतना कर लेना सफिशियंट रहेगा। मतलब जो मान लो कुछ नहीं पढ़े हो तो इतना कम से कम जरूर कर लेना, और जो पढ़े हो तो स्पेशली इस पे जरूर फोकस करना है। बाकी सारा चीज तो कंप्लीट है ही, मान के चलते हैं तुम लोग का, जो रेगुलर क्लास किए हो। और जो रेगुलर क्लास नहीं की हो, जिसका छूट गया है, तो कम से कम इतना चीज वो जरूर कर लेना, ओपन कास्ट माइनिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पे आते हैं, तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पे जो कुछ कुछ है ना, सिंपल सा जो कुछ डिफिनेशन है कि ब्लास्टेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ड्रिलेबिलिटी क्या होता है, तो कुछ डिफिनेशन देख लेना उसका। और पाउडर फैक्टर कैलकुलेशन वीवीआई है, बहुत ज़्यादा चांस है आने का। और पाउडर फैक्टर में यूनिट का खासकर तुम लोग को ध्यान रखना है। पाउडर फैक्टर में यूनिट कि टन पर केजी में पूछा है, या केजी पर टन में पूछा है, या मीटर क्यूब किस में पूछा हुआ है, मीटर क्यूब पर केजी में, वो तुम लोग देना होगा ध्यान। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा दे देता है। हम लोग हमेशा पाउडर फैक्टर का माइंड में ये रखते हैं टन पर केजी, कि ऊपर कितना मटेरियल ब्लास्ट हुआ है, नीचे कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन दे देता है, केजी पर टन। तो ये यूनिट ध्यान रखना है, क्योंकि 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था कि मेरा आंसर 4 आ रहा था और आंसर 0.25 दिया हुआ था। तो बहुत देर तक इस क्वेश्चन में हम फंसे हुए रहे हैं, बाद में यूनिट देखें कि 1/, उल्टा पूछा हुआ था और हम सीधा निकाल दिए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है पाउडर फैक्टर में। स्ट्रिपिंग रेशियो में भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या दे दिया है। पीपीवी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, k d/√q का पावर b करके जो है, पीपीवी कैलकुलेशन, वो फॉर्मूला पे बेस्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। स्ट्रिपिंग रेशियो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देता है, तो वो लिखना। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में जो भी ब्लास्टिंग एजेंट है ना, एनफो हो गया, सैलरी हो गया, इमल्सन हो गया, हैवी एनफो हो गया, एल्यूमिनाइज्ड एनफो हो गया, और बाकी सिंपल जो नॉनेल हो गया, डिटोनेटिंग फ्यूज हो गया, टीटीएच, टीएलडी, तो सबका सेफ्टी फ्यूज, तो सबका क्या वहां से मतलब यूज करने से क्या फायदा है। जैसे होता है नोनेल का यूज करने से कि
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कोई खतरा नहीं है, स्ट्रे करंट का कोई खतरा नहीं है। तो उस टाइप से जो डीजे देशमुख में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, 2015 में वहां से उठा के दिया हुआ था कि नॉनेल का क्या एडवांटेज है। तो वैसा वाला क्वेश्चन को देखना है। और ग्राउंड वाइब्रेशन का जो एक क्लास हम लिए हुए थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, मतलब लव वेव, सरफेस वेव को मतलब बॉडी वेव वगैरह जो भी था। तो ग्राउंड वाइब्रेशन जो एक क्लास का था उसको पूरा देख लेना। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो इतना कर लोगे तो तुम्हारा ड्रिलिंग मतलब ब्लास्टिंग वाला चैप्टर हो जाएगा। और ड्रिलिंग से हो सकता है, यहाँ से ड्रिलिंग से है ना कि ड्रिलिंग रेट दे देगा, कुछ वैसा न्यूमेरिकल दे सकता है, कितना नंबर ऑफ ड्रिल मशीन चाहिए। तो वो है कि प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन वाला जो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो ड्रिलिंग वगैरह का भी क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। और बाकी एक ड्रिलिंग का क्वेश्चन हम अभी तक नहीं करवाए हुए हैं, अब जो क्लास स्टार्ट हो ही गया है। तो एक जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन करवा देंगे, अगर सुमन सर नहीं करवाए होंगे तो। और एक यहाँ पे ड्रिलिंग में एक मतलब एक्सप्लोसिव में आता है, एक इम्पीडेंस भी आता है ना टर्म। तो इम्पीडेंस वाला थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी जो कुछ न्यूमेरिकल आया हुआ होगा एनएफओ करके, इतना परसेंट उतना परसेंट वो, तो ऐसा जो क्वेश्चन आया हुआ बस उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इतना कर लोगे तो तुम्हारा ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और कुछ पोर्शन प्लानिंग का यहाँ कंप्लीट है। यहाँ पे 3 चीज तुम लोग कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस कितना है, मान लो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से कम 5 मार्क्स हम यहाँ से मान के चलते हैं, 5 मार्क्स यहाँ से मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ से आना चाहिए। ओपन कास्ट माइनिंग और प्लानिंग से मिला जुला के 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से। तो इतना कर लेने से 10, 5, 15, कम से कम 15 मार्क्स, 15 मार्क्स तुम लोग का हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग से जरूर कर लेना है। जो कुछ नहीं किए हो उसके लिए हम बता रहे हैं, जो किए हो तो स्पेशली इस पे जरूर फोकस करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, छूटे ना। अब आते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग में। तो अंडरग्राउंड माइनिंग या मेटल माइनिंग होता है ना, तो उसका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा कंडीशन के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, अप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ डिफरेंट मेथड। उसी तरीके से अंडरग्राउंड का दे देगा रूम एंड पिलर, लॉन्गवाल माइनिंग कुछ अलग अलग दे देगा कि थिन सिम के लिए, थिक सिम के लिए। तो वैसा वाला सुटेबिलिटी कंडीशन वाला अच्छे से डाटा देख लेना है। एक्यूग्राम में भी अच्छे से दिया हुआ है मेटल माइनिंग का, और शायद अंडरग्राउंड का भी दिया हुआ है, याद नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी क्लास में पटेल सर करवाए हुए होंगे, देख लेना उसको अच्छे से कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लीकेबल है। क्योंकि अंडरग्राउंड का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लिखे हुए लेआउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस जो होता है ना, जैसे मान लो कंटिन्यूअस माइनर कोयला कटिंग कर रहा है, वो किस में दे रहा है, शटल कार में दे रहा है। शटल कार कहाँ लेके जा रहा है, फीडर ब्रेकर या किस में। वो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक सीक्वेंस होता है वो वाला क्वेश्चन बनता है। जैसे कंटिन्यूअस माइनर हो गया, लॉन्गवाल में सीयरर हो गया, कि सीयरर से कोयला कट हो रहा है, वो गिर रहा है किसमें, सीयरर से कट करके एएफसी में गिर रहा है। एएफसी किस में दे रहा है, स्टेज लोडर में। स्टेज लोडर किस में दे रहा है, जो या स्टेज लोडर या मोबाइल स्टेज लोडर या बिम लोडर जो भी बोलो होता है, कन्वेयर में। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो सीक्वेंस बनता है ना, सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मान के चलो। एचडीएल से दे दे, एलएचडी से दे दे, कंटिन्यूअस माइनर से दे दे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना ना, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से ये किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो क्लियर हो जाएगा। अब बाकी क्लास में तो करवाया गया है ही, पटेल सर करवाए हैं क्वेश्चन। अंडरग्राउंड में भी मशीनरी का पार्ट्स है इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लाइट बार वगैरह आ जाता है कभी कभी, कि फ्लाइट बार किस में होता है ना। एएफसी कहाँ किसके साथ यूज किया जाता है। कुछ होता है कि मशीनरी और कौन सा मेथड है, ठीक है ना, मशीनरी और मेथड। दूसरा क्या हो गया, मशीनरी और उसका पार्ट्स, ओपन कास्ट के लिए भी, अंडरग्राउंड के लिए भी। तो इसको भी कर लेना अच्छे तरीके से।
छूटना नहीं चाहिए। और एक सालमन मुनरो जो फॉर्मूला है ना, स्पेलिंग का पता नहीं, स्पेलिंग सलमान मुनरो यही था, या कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर का जो कैलकुलेशन वाला है, उसको देख लेना है। क्योंकि क्वेश्चन अंडरग्राउंड से भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बनता है, तो पिलर वाला क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। तो यहाँ से भी मान के चलो 7 से 8 मार्क्स रहने का है, रहता है 7 से 8 मार्क्स। तो कितना मार्क्स हो गया, 10, 5, 15, 7, 22, तो इधर ही हो गया। अब मेटल माइनिंग से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, 2, 24, 24 मार्क्स तुम लोग का इधर से, मिनिमम 24 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन आना चाहिए इधर से, ठीक है ना। और अंडरग्राउंड में कुछ बच रहा है क्या? अंडरग्राउंड में और कुछ है? बाकी हम माइनिंग मेथड जो था ना, थिक सीम माइनिंग, थिन सीम माइनिंग, सारा उसी में है, सुटेबिलिटी कंडीशन वाले में ही, ठीक है। मेटल माइनिंग बता ही दिए कि एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, श्रिंकेज स्टॉपिंग या रिस्यूइंग स्टॉपिंग या जो भी ओपन स्टॉपिंग करके है, सारा चीज़ सनाउल्ला सर करवा ही दिए हैं। एक्योग्राम भी दिया हुआ है अच्छे तरीके से, उसको देख लेना अच्छे से। अब आते हैं माइन सिस्टम इंजीनियरिंग में। ज़्यादा क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन मिला जुला कर, लेकिन बहुत ही ईजी है और स्कोरिंग है। पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इसका रिलायबिलिटी का, पैरेलल सीरीज, कोई टाइम टेकिंग नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पैरेलल सीरीज क्या होता है, 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, है ना, या वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और एक और कौन सा मेथड था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का? तुम लोग तो रिवीजन कर रहे हो, कौन सा मेथड है एक बताओ तो तुम लोग। हम 2 लिख दिए, तुम लोग एक बता दो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है ना। एक वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक और कौन सा मेथड था? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लिस्ट काउंट मेथड, ठीक है। लिस्ट काउंट या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, तीनों मेथड इजी है। थोड़ा वोगेल पे स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप है, हायर लोअर, थोड़ा डिफरेंस करके निकालना पड़ता है। थोड़ा इसमें एक ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है थोड़ा। सबसे इजी नॉर्थ वेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, VAM से भी 1-2 बार पूछ दिया है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट तो मेथड सभी आना चाहिए। अब उसमें से भी नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिजल्ट सबसे अच्छा सही किससे आता है बताओ तुम लोग, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर तुम लोग पढ़े होगे रिवीजन किए होगे, कि नॉर्थ वेस्ट है, लिस्ट काउंट है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट किस में आएगा? वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड में, हाँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो हंगरियन मेथड है, एक ही मेथड है इसका, कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम को मिनिमम मतलब क्या रहता है कि मिनिमम मेरा कॉस्ट लगे, यही है ना। अगर मैक्सिमाइजेशन दे, क्वेश्चन ध्यान देना है कि मिनिमाइजेशन का पूछ रहा है या मैक्सिमाइजेशन का पूछ रहा है। अगर मैक्सिमाइजेशन का पूछा हुआ है तो पहले उसको हम लोग मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं मिनिमाइजेशन की तरह। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम, पट सीपीएम थ्योरी वाला भी क्वेश्चन आता है, पट कैसा है, सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है, पट कैसा है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का है। और थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है, 2-3 बार तो जरूर हुआ है, 2 बार कम से कम पट सीपीएम का आ गया है। तो पट सीपीएम का जो मेथड भी है सॉल्व करने का, नेटवर्क ड्रॉ करना आना चाहिए। हो सकता है पूछ दे क्रिटिकल पाथ मेथड जो है, कि टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है ना, टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। इन्वेंट्री मॉडल, इसमें जो एक ही फॉर्मूला तो है ना वो वाला, अलग अलग था मॉडल, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में जो ऑप्टिमम साइज लोट ऑर्डर वगैरह जो था, लोट साइज,
क्या फॉर्मूला था, किसी को याद आ रहा है? यही था ना, लोड साइड्स का फॉर्मूला, 2Z CR/cc। और क्यूइंग थ्योरी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला चीज है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, कि अगर फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा तो इजीली बन जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन घुमाता है, ज़्यादा इधर उधर करेगा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि फंसने वाला चांस बने, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्यूइंग का है कि दिया हुआ है, तो इसमें है कि मान के चलो रिलायबिलिटी से क्वेश्चन तो आ ही जाता है, रिलायबिलिटी आएगा ही। थोड़ी देर में बात करते, अभी क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ कहाँ से, मतलब इसमें जितना भी टॉपिक है, मतलब इन्वेंट्री और क्यूइंग छोड़ के, इसमें इन्वेंट्री में जो ग्राफ है ना, जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह ग्राफ बनता था ना, वो ग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्वेंट्री वाला। और ये चारों का चारों इम्पोर्टेंट है। पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलायबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। रिलायबिलिटी से क्वेश्चन ही रहेगा, मान के चलो एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 1 या 2 मार्क्स का, ठीक है। पर सीपीएम असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, 1 या 2 मार्क्स का। मतलब मिला जुला के यहाँ 3 से 4 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। 4 मार्क्स का मान के 3 मार्क्स लेके चलते हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो माइन सिस्टम इंजीनियरिंग, तो माइन सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है कि ये सब हम टोटल कितना अकाउंट किए थे, 53 के लगभग काउंट किए हैं ना। और यहाँ पे कितना है, ये एक दिन में खत्म होने वाला चीज है ये, कि एक बार सभी का न्यूमेरिकल देखो। मैथमेटिक्स का जो भी चीज है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वगैरह देख के रिवीजन नहीं करना है, ये सबको हाथ से सोल्व करना है, ठीक है। आलसीपन नहीं दिखाना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तुमको लग रहा है कि हम जान रहे हैं, फिर भी सोल्व करना है, क्योंकि सोल्व करते टाइम आदमी बीच में फंसता है, वैसे सब लगता है कि अब सब पता है। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है तो कम से कम पेन चलना चाहिए उसके ऊपर, हाँ, कि ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन एक बार में कोशिश करना, अब जब लास्ट टाइम आ गया है, कैलकुलेशन एक बार में सही आए, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम, इजी क्वेश्चन में भी टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, टाइम बचाना है। तो कैलकुलेशन एक बार में सही करना है। जो एकदम कैलकुलेटर है वही कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन, की कैसे ब्रैकेट लगता है, पहले ब्रैकेट लगेगा या क्या लगेगा, क्योंकि तो थोड़ा अलग हो जाता है सिंपल कैलकुलेटर से वो कैलकुलेटर जो गेट वाले में दिया हुआ रहता है। माइन इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा, 2 मार्क्स का मान के चलो माइन इकोनॉमिक्स रहेगा। या जो डिफरेंट, जो डिफ्रेंसिएशन मेथड था, स्ट्रेट लाइन हो गया, या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड कैलकुलेशन, डिस्काउंटेड फ्लो, नॉन डिस्काउंटेड फ्लो जो टेक्निक था। तो यहाँ से थ्योरी वाला भी क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए रेडी रहना है यहाँ से। पूरा हो सकता है कि हम पूरा टॉपिक ही लिख दिए हैं, जो क्लास में जितना बताए हैं पूरा लिख दिए हैं, लेकिन है कि सभी के बारे में पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजी बनेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी तुम लोग लगने वाला नहीं है। एक दिन में, एक दिन क्या, जब 1 2 बार पढ़ लियो तुम लोग तो तुरंत बन जाएगा ये सब का, ठीक है ना। माइन इकोनॉमिक्स से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहने का चांस है, माइन इकोनॉमिक्स से। जियो स्टेटिस्टिक्स में आते हैं, जियो स्टेट्स में आते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, जो पहला बताएं कि यूएनएफसी क्लासिफिकेशन है ना, जो थ्री डी मॉडल था, ई एफ जी एक्सिस वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक तुम लोग हम ब्लू का स्पेशल बताए हैं कि फुल फॉर्म सिर्फ रट लेना,
बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर क्रीगिंग को बोला जाता है, ठीक है ना। और जो एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन का टेक्निक है, जो अलग अलग टेक्निक है ना, डिस्टेंस मतलब नेबरिंग डिस्टेंस मेथड या स्क्वायर करके जो था ग्रेड निकालने का टेक्निक, तो उसको ध्यान रखना है। और एक जियो स्टेटिस्टिकल मॉडल, जो डिफरेंट मॉडल के लिए जो डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, रेंज वगैरह का, मतलब सेमी वेरियोग्राम जो मॉडल है, जो उसका डिफरेंट फॉर्मूला है, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे ही पूछ दे कि कोवेरियंस वेरियोग्राम में क्या रिलेशनशिप है, या नेगेटिव इफेक्ट दे देगा, रेंज वगैरह कुछ पूछ सकता है निकालने के लिए। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जियो स्टेट, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं, एक क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए या आ भी जाए, ऐसा वाला है जियो स्टेट्स, वैसा वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो पहले से पढ़े हो उसके लिए सब ठीक है, नहीं तो जो नहीं पढ़े हो ना, तो वो एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन और जियो स्टेटिस्टिकल मॉडल, बस यही तीन चीज़ देख लेना है। मॉडल को थोड़ा सा पहचानने सीख लेना, क्या ग्राफ कैसे बनता है सब मॉडल का, बस ये क्वेश्चन लास्ट फ्यू कुछ ईयर में आ रहा है वैसा ही, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। माइनिंग मशीनरी में जो पहला क्वेश्चन, माइनिंग मशीनरी मतलब हॉलेज पंप वगैरह हो गया, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है सेफ्टी डिवाइस का ही क्वेश्चन बनता है, सेफ्टी डिवाइस का। अभी यूपीएमआई में भी क्वेश्चन आया हुआ था सेफ्टी डिवाइस का। तो सेफ्टी डिवाइस यहाँ का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, या वाइंडिंग से जो देता है क्वेश्चन सेफ्टी डिवाइस का ही, कि डिटेचिंग हुक का क्या काम है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का क्या काम है, वार्ड ल्यूनार्ड सिस्टम क्या करता है, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस अच्छे से देख लेना सभी के केस में, हॉलेज के केस में, कन्वेयर के केस में, पंप और होस्टिंग सिस्टम मतलब वाइंडिंग के केस में। और जो न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, कुछ लोग हो सकता है कि जिनको उतना नहीं लग रहा है इम्पोर्ट मतलब, तो वो पंप का कम से कम न्यूमेरिकल कर दे, ठीक है ना। होस्टिंग का न्यूमेरिकल छोड़ दे, हॉलेज का न्यूमेरिकल छोड़ दे, पंप का न्यूमेरिकल बहुत इजी है, तो पंप का न्यूमेरिकल जरूर करें। और कन्वेयर का, सिंपल फ्लैट बेल्ट कर्व का जरूर न्यूमेरिकल करें, इम्पोर्टेंट है। होस्टिंग से कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, लेकिन आता है न्यूमेरिकल थोड़ा ग्राफ वगैरह दे देता है, हो सकता है लड़का लोग को थोड़ा एग्जाम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन को देख कर वो। तो होस्टिंग से ज़्यादा चांस है सेफ्टी डिवाइस से क्वेश्चन बन जाएगा, वहां से पूछ सकता है। और बाकी पंप से न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा, आता है हर एक साल आता है। हॉले से कभी आता है कभी नहीं आता है, तो हॉलेज में भी तरह तरह का न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अब बहुत सारा मशीनरी वगैरह में न्यूमेरिकल सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, टॉर्क, पावर, ये सब फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो बहुत बार क्लास में हम बताए हुए हैं। तो इस पे स्पेशल फोकस रखना है कि कैसे एक दूसरे फॉर्मूले को लिंक करना है। यूनिट देख के भी तुम लोग आंसर ला सकते हो, ठीक है ना, क्या पूछा है। यूनिट अगर पता रहेगा, ऐसे मान लो टॉर्क पूछ दिया है, तुमको दे दिया है फोर्स दे दिया है, मतलब न्यूटन तुमको यूनिट टॉर्क का, मीटर किसी को पता नहीं है, लेकिन टॉर्क का यूनिट पता है कि न्यूटन मीटर होता है। और वहाँ फोर्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं देता है, वो शाफ्ट वगैरह कुछ दे देगा वैसा वाला। तो क्या करना है, गुना करना है, भागा करना है, कैसे एक यूनिट भी देख लेना ना, क्या न्यूटन मीटर यूनिट लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग लाना है इसको। तो यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस एक क्वेश्चन, सेफ्टी डिवाइस से एक क्वेश्चन, पंप से, और एक क्वेश्चन कन्वेयर हॉलेज का न्यूमेरिकल से मान के चलते हैं। यहाँ से तीन क्वेश्चन रहने का चांस है, माइनिंग मशीनरी मतलब ये जो चीज़ है, यहाँ से तीन क्वेश्चन रहेगा। तो तीन क्वेश्चन मिला जुला के तुम्हारे लिए 4 से 5 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। माइनिंग मशीनरी से टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है देख लेना, ये नहीं कि लास्ट में 85 से ज़्यादा मार्क्स बता दिए हम इधर से, ठीक है ना। रोक मैकेनिक्स बहुत चीज़ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन जो पहला इम्पोर्टेंट है, मोर्स सर्कल वगैरह जो बनता है, रोक फेल्यूर क्राइटेरिया जो है कुलाम का,
वो अच्छे से कर लेना है, वीवीआई है। किर्स इक्वेशन हर एक साल क्वेश्चन आया है, छोड़ना नहीं है किर्स इक्वेशन। दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना ना, काफी रहेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका। ईजीबी क्या लिखे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो भी होता है यहाँ से पॉइजन्स रेशियो वगैरह, जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप ध्यान रखना। रोक मैकेनिक्स हम थोड़ा सा एक रूफ सपोर्ट भी डाल दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि एक्टिव सपोर्ट क्या होता है, पैसिव सपोर्ट क्या होता है, वैसा वाला क्वेश्चन जो है। या जो थ्योरी है, बोल्टिंग का थ्योरी, बीम सस्पेंशन किंग थ्योरी जो है, तो ऊपर में क्या पूरा हार्ड रॉक दे देगा, कॉम्पैक्ट दे देगा, उसमें कौन सा हम लोग रूफ बोल्टिंग का प्रिंसिपल रहता है, मतलब बीम थ्योरी करते हैं या सस्पेंशन या किंग, क्या है प्रिंसिपल। तो वो रूफ सपोर्ट का थोड़ा ध्यान रखना। और ये कि ये जो पोरोसिटी, वायर रेशियो, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह का थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ का जो क्वेश्चन रहता है ना, ये वाला इजी क्वेश्चन देता नहीं है, ये थोड़ा है ना एक दूसरे से लिंक करवा के थोड़ा लंबा बना देता है क्वेश्चन को यहाँ पे। तो एग्जाम में हो सकता है कि किसी का वहाँ पे स्ट्राइक ना करे, कैसे लिंक करे, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप सभी को पता रहेगा, सभी को कि वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। एक डार्सी लो छूटा हुआ है यहाँ पे, डार्सी लो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस जगह से क्वेश्चन रहने का चांस है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक रॉक फेल्योर से, एक या दो क्वेश्चन जो ए बी में करके दे देगा, किसी क्वेश्चन से क्वेश्चन रहेगा, और इधर से क्वेश्चन रहना, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन रॉक मैकेनिक्स से रहने वाला है, ठीक है ना। तो रॉक मैकेनिक्स जो कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कम से कम ऊपर वाला 2 तो करके जाना, बाकी का फॉर्मूला वगैरह देख के जाना। ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से दोनों का दोनों क्वेश्चन रहेगा, मान के चलो। ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स में इतना पढ़ना है, पहले इतना ही फोकस करना है। उसके बाद जो दिया हुआ है ना, और हाँ, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है ना, टेस्ट के बारे में हम भूल गए बताना। टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट, पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। एल बाई डी रेशियो क्या है सभी के केस में, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एल बाई डी रेशियो और फॉर्मूला बेस्ड ब्राजीलियन टेस्ट, पॉइंट लोड इंडेक्स, प्रोटोडायक्नोव स्ट्रेंथ इंडेक्स का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। माइन वेंटिलेशन, तो माइन वेंटिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 153, परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफरेंट गैसेस कर लेना है। और रेगुलेशन नंबर 153 के साथ एक डस्ट वाला जो है ना, थोड़ा बहुत डस्ट का परमिसिबल लिमिट कितना है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका 5 से ज़्यादा दे दिया तो उस केस में क्या है, तो 10 डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये डस्ट वाला डाटा थोड़ा ध्यान रखना है, CMR 153 ध्यान रखना है। परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफरेंट गैसेस, फैन लॉ, कि फैन बंद कर दिए, फैन स्टार्ट कर दिए तो कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, मोटिव कॉलम, एक यहाँ से न्यूमेरिकल रहता ही है, VVI है कि बूस्टर फैन रेगुलेटर का बेस्ट न्यूमेरिकल। उसमें एक इक्वेशन में लिखना जरूरी है, जैसे P बराबर आर क्यू स्क्वायर सभी लोग जानता है, लेकिन बूस्टर फैन जब लगा रहे हैं, रेगुलेटर लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या चेंजेज आ रहा है वो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला, इक्वेशन लिखना आना चाहिए। इक्वेशन लिख लोगे सही सही, आंसर आ जाएगा। पहला बात है यहाँ पे इक्वेशन लिखने सीखना होगा, क्वेश्चन सोल्व करना बाद में, पहले कि बूस्टर फैन लग गया है तो इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है, जब रेगुलेटर लगा रहे हैं उस केस में इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है, पहले वो इक्वेशन लिखने सीखना है तुम लोग को। इक्वेशन लिख लोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन कोशिश करना, जो न्यूमेरिकल वेंटिलेशन बायोलॉजी का बुक है, उनके बुक से वो देख लेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मीथेन ड्रेनेज का जो मेथड है, लेयरिंग नंबर वगैरह जो है मीथेन ड्रेनेज का 3 जो मेथड है, क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड, पेक केविटी मेथड, और एक और कुछ मेथड है ना, तो वो 3 मेथड हो गया, लेयरिंग नंबर हो गया उसके बारे में थोड़ा देख लेना बेसिक। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आता है कि मीथेन या नॉक्सियस गैस दे देगा, या SOx NOx कुछ भी दे देगा कि इनटेक में इतना है, रेट ऑफ इमिशन इतना है,
तो उस केस में क्यू इन रिटर्न इतना है, टोटल कुछ क्वांटिटी या कुछ वैसा पूछ देता है क्वेश्चन। तो ये वीवीआई है, ये वीवीआई है बूस्टर पेन का। दो क्वेश्चन कंफर्म है। और इधर से मतलब यहाँ वेंटिलेशन से कम 4-5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। जैसे बूस्टर फैन का जो क्वेश्चन रहेगा वो पार्ट में कर देता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहने के चांस है। तो ये भी है कि 10 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है कि 8 से 10 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन देता है। तो माइंड वेंटिलेशन में इतना जरूर करके जाना है। करेक्टरिस्टिक्स कर्व से भी क्वेश्चन दे देता है। सारा टॉपिक तो नहीं लिखा हुआ है ना, सर तो बहुत सारा चीज़ पढ़ाए होंगे, लेकिन इतना जरूर करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन अभी ध्यान में आया अचानक से, कि ऐसा करके रेडियस बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना। ऐसा क्वेश्चन गेट के एग्जाम में कभी आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन का फॉर्मूला सीधा है, कुछ एन उन करके कुछ फॉर्मूला है, ध्यान नहीं आ रहा है। खाली एन नहीं है, n-1 कुछ लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा है। तो वो देख लेना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एक बार कभी गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन भी क्या है वो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन सर्कल ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है माइंड वेंटिलेशन का। इधर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में है ना, जो एक वीडियो है, रेगुलेशन नंबर 104 है। तो इसमें हम लोग रिस्क रेटिंग निकालने का तरीका सिखाए हैं, ठीक है ना, कि रिस्क स्कोर कैसे निकालते हैं, है ना। लाइक्लीहुड इंटू कंसिक्वेंसेज, या प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कंसिक्वेंसेज, ऐसा करके एक फॉर्मूला है। तो हो सकता है डाटा बेस्ड क्वेश्चन यहाँ दे दे, क्योंकि एसएमपी नया इंट्रोड्यूस किया गया है 2017 में। तो क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है। 1 घंटा की एक वीडियो है, देख लेना जरूर सभी लोग, अपलोड कर दिया गया है। स्कैम्प 123 नंबर रेगुलेशन। कुछ क्वेश्चन यहाँ से वैसा बनता नहीं है, स्कैम से कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन स्कैम के साथ जो 124 125 में क्वेश्चन है ना, कुछ डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन, तो बस उसको देख लेना है। रेगुलेशन का चीज़ है। डस्ट का परमिसिबल लिमिट हम यहाँ लिख दिए हैं, जो वहाँ पे भी बताया दिए हैं अभी वेंटिलेशन वाले में। और रेस्क्यू अपरेटस जो होता है, गैस मास्क में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस क्या होता है, एस्केप अपरेटस कौन सा है ऑप्शन में, वैसा वाला रेस्क्यू अपरेटस KOH वगैरह होता है ना, KOH होप के लाइट वगैरह, वो थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन आने का चांस है। रेस्क्यू से हमको लग रहा है बहुत साल से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो रेस्क्यू से एक क्वेश्चन दे दे इस बार। और क्वार्ट्ज डायग्राम, ली चेटलियर्स प्रिंसिपल, इसको नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। लोअर लिमिट ऑफ एक्सपोजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, ली चेटलियर्स प्रिंसिपल का इक्वेशन यूज करके, तो उस चीज़ को देख लेना है। इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन आता है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट है, अलग अलग 80 कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई 85 प्रोड्यूस कर रहा है, कोई 90 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसका सनौला से शॉर्ट ट्रिक बताया होंगे तुम लोग को, तो वो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। कि सेम 80-80 वाला रहा, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 dBA। तो ये निकाल लेना है। परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज लेवल, जैसे हॉस्पिटल हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, स्कूल हो गया, तो उसके इसमें दिन में रात में क्या परमिसिबल लिमिट है, NOx का, SOx का, उस टाइप से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। परमिसिबल लिमिट गैस का भी मतलब एक नॉइज लेवल अलग से दिया हुआ है, इको सेंसिटिव एरिया वगैरह करके, तो परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज लेवल हो गया। और एक टेबल देखने एक्यूग्राम में दिया हुआ है, SOx NOx वगैरह का कुछ दिया हुआ है डाटा, वो डाटा को देख लेना, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट नॉइज लेवल पॉइंट सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए, इसका भी फॉर्मूला है। डे के टाइम में, नाइट के टाइम में, अलग अलग फॉर्मूला से जो निकलता है इक्विवेलेंट नॉइज लेवल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 4 कॉर्नर पे दे दिया है, ये लेंथ विड्थ और हाइट दे देगा एक अंडरग्राउंड गैलरी का रूप का, बोलेगा चारों कॉर्नर में 100 वाट का लाइट लगा हुआ है, तो सेंटर में फ्लोर में कितना लाइट होगा, ऐसा करके कुछ पूछता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन VVI वाला क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट से इतना कर लेना काफ़ी है, मतलब इतना पे ज़्यादा फोकस करना है।
अंडरग्राउंड लाइटिंग। अच्छा, अंडरग्राउंड लाइटिंग वही बताएं, ये जो लाइटिंग का न्यूमेरिकल जो लिखे हैं ना वही है अंडरग्राउंड लाइटिंग का। माइन सर्वेइंग में आते हैं तो जब चेन छोटा हो गया, लंबा हो गया, तो उससे एरर से रिलेटेड आ सकता है, या स्केल बड़ा छोटा हो गया, उससे क्वेश्चन, मतलब ये दोनों में एक कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बाकी लेवलिंग में न्यूमेरिकल आ सकता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइज एंड फॉल मेथड की फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आ सकता है। कर्व में सिंपल कर्व, फोटोग्रामेट्री, होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग, क्वाड्रेंट बेयरिंग वगैरह जो होता है जिसको बोलते हैं। तो ये वीवीआई है, कॉन्टूर, कंटूर का करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, एरर यहाँ चेन वाला इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। फोटोग्रामेट्री का सिंपल फार्मूला है, एक दो फार्मूला है, वहां से बन जाएगा। कर्व से कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ, सिंपल कर्व होता है और एक कॉम्प्लेक्स कर्व होता है, तो सिंपल कर्व का क्वेश्चन देख लेना, अगर आएगा तो बन जाएगा। ये सिंपल कर्व का जो बाहरी फोल्डर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा सर्वेइंग बाय गौरव सर मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है ना, एक सिंपल कर्व का वहाँ एक वीडियो है, वो देख लेना, एक ही लेक्चर है वो, सिंपल कर्व वहां से आ जाएगा। तो सर्वेइंग से भी दो तीन क्वेश्चन रहने का रहता ही है, संभावना है, रहेगा। ठीक है, तो सर्वेइंग कर लेना अच्छे से तुम लोग, क्योंकि दिया और टेक्योमेट्री का भी पढ़ाए हुए हैं। टेक्योमेट्री में कि फॉर्मूला जो केस वगैरह जो है ना कुछ, वहां पे बेस्ड फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो टेक्योमेट्री भी थोड़ा देख लेना है। टेक्यो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, टेक्योमेट्री का जो अलग अलग कंडीशन में है, के प्लस एस करके जो है ना, एडिटिव कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट करके है। और एक लेवलिंग में एक फेवरेट क्वेश्चन जो अभी भी आया हुआ था ना, यूपीए माइंस इंस्पेक्टर के एग्जाम में, रूफ लेवल पे निकालने के लिए रिड्यूस लेवल, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो ऐसा क्वेश्चन को देख लेना। तो माइन सर्वेइंग में इतना ही पढ़ना है। और एक टाइम का जो कन्वर्जन वाला यूनिट वाला है ना, जो पहला स्टार्टिंग कुछ क्लास में ही बता दिए होंगे, तो टाइम वाला क्वेश्चन देख लेना। बाकी डिक्लाइनेशन, मेरिडियन वगैरह तो सबको पता ही होगा वो सब। इतना तुम लोग को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है इसका प्लानिंग, जो मेन मेन चीज लिखा हुआ है, इतना तो सभी का जरूर कंप्लीट होना चाहिए। मेन जो इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है सारा टॉपिक इसमें कवर ना हो गया हो, लेकिन कहाँ कहाँ से कैसा आ सकता है वैसा वाला चांस बता दिए हैं। क्योंकि वही चीज लिखा हुआ है, फोटोग्रामेट्री वगैरह क्या है, सिंगल एक दो फॉर्मूला है, समझ लो, क्वेश्चन सोल्व कर लो, एक एक राय हो गया। तो साथ में तुम लोग एक एक राय सोल्व करना नहीं भूलना। तो देखो, सर्वेइंग अगर तुम लोग रिवीजन करते हो ना अच्छे से, तो हम ये बात जानते हैं, सर्वेइंग एक दिन में रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन में। तुम लोग क्या करना है, सबका जो भी फॉर्मूला है कॉपी में तुम लोग तो लिखा हुआ होगा ही, और हो सकता है कि अलग अलग सारा का नोट्स भी अलग अलग बना हुआ होगा, तो फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख कर। क्योंकि फॉर्मूला भी क्या होता है कि एग्जाम में भूल जाते हैं बहुत बार कि क्या होगा, अब क्या होगा, फॉर्मूला याद नहीं आता है, फॉर्मूला भी लिख के प्रैक्टिस करना है। अंडरग्राउंड लाइटिंग का एक, न्यूमेरिकल लाइटिंग का एक ही न्यूमेरिकल आता है, इन्वायरमेंट हो ही गया है। इन्वायरमेंट में इक्विवेलेंट नॉइज लेवल वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आता है वहां से। एसएमपी का इस बार डाल सकता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फर्स्ट क्लास वगैरह एग्जाम में आता है, सेकंड क्लास से एग्जाम में आता है। वेंटिलेशन और बूस्टर रेगुलेटर को छोड़ना नहीं, मिथेन वाला जो लास्ट टॉपिक उसको छोड़ना नहीं। बाकी भले कुछ चीज़ छोड़ सकते हो, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। रोक मैकेनिक्स में ऊपर वाला दो चीज़ को छोड़ना नहीं है, करना ही करना है, मान के चलो। माइनिंग मशीनरी, माइनिंग मशीनरी में क्या है कि थोड़ा इसमें कन्वेयर भी इजी है थोड़ा हॉलेज में ही ना डायरेक्ट छोड़ के, बाकी का दूसरा हॉले में जाते हैं जो सिंपल, थोड़ा सा वहाँ दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। बाकी हॉलेज भी ठीक है। तो देख लो तुम लोग कितना दिन लगेगा रिवीजन करने में सभी को।
ये जो ओपन कास्ट माइनिंग है, हम एक दिन ले लेते हैं कि चलो ओपन कास्ट माइनिंग तुम्हारा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मान लो प्रैक्टिस करोगे 2 दिन मान लेते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ब्लास्टिंग वाला एक दिन में, ठीक है ना, 3 दिन हो गया। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड सुटेबिलिटी वगैरह लेके सब यहाँ भी 2 दिन मान लेते हैं, 5 दिन। मेटल माइनिंग एक दिन भी, हाफ दिन इसमें काफ़ी है मेटल माइनिंग में, 5.5। माइन सिस्टम इंजीनियरिंग में एक दिन यहाँ मानते हैं 6.5, एक 7 मान लेते हैं, 1.5 इसमें मान लेते हैं 7। माइन इकोनॉमिक्स में एक दिन फुल मान लेते हैं 8। जियो स्टेटिस्टिक्स में एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन मान लेते हैं 9। माइनिंग मशीनरी में इसमें 2 दिन मान लेते हैं, 11। रॉक मैकेनिक्स में 2 दिन मान लेते हैं, 13। माइन वेंटिलेशन में 3 दिन मान लेते हैं, 16। माइन वेंटिलेशन में 3 दिन मतलब इन्वायरमेंट वगैरह सारा लेके, ठीक है ना, 16। माइन सर्वेइंग में 2 दिन, 18। मतलब 18 से 19 दिन में तुम लोग का अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज 2 तारीख हो गया, मतलब 20 तारीख तक है ना तुम लोग का ये पूरा चीज एक बार में साथ में एक के घुराई के साथ कंप्लीट होना चाहिए। एक के घुराई, बाकी मेरा सारा PYQ हम सारा करवा ही दिए हैं। बाकी तुम लोग होमवर्क रूप में देते थे, बाकी हम सब लोग करवा ही दिए हैं। तो जितना कम से कम क्लास में भी क्वेश्चन करवाया गया है ना, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। PYQ मान लो हम तो पूरा क्लास में करवा ही दिए हैं, अपना पटेल सर भी करवा दिए हैं, सनाउल्ला सर भी करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कम से कम वो जो क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं, उस क्वेश्चन को तुम लोग को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और एक ही गुराई कर लेना। एक ही गुराई भी तो हम लोग करवा ही दिए हैं, फिर भी कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं में नहीं जाना है।